आपके सामने फिर से हाजिर हूँ KCH के साथ। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया गया था कि जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं वैसे आपको जीएस की क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी श्रृंखला में आज सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस में भूगोल की। भूगोल भूगोल 2 शब्दों से मिलकर बना है। इससे पहले हम फिर से वही कहना चाहेंगे दोस्तों, आपको यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी बताया जाएगा, उसके आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे और इसके साथ ही साथ आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी करने को मिलेगी। लेकिन ये प्रोसेस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कराया जाएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर इक्यासी 82 87 32 43। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे संपर्क करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे और उसी के द्वारा आपको एक्सरसाइज कराई जाएगी। तो दोस्तों, बात करते हैं भूगोल में सबसे पहले ब्रह्मांड की। दोस्तों, जैसे हमने भी आपको बताया भूगोल भूगोल दो शब्द हमारे सामने, एक तो भू और दूसरा गोल। भू किसे कहते हैं? पृथ्वी को। गोल का अर्थ सब जानते हैं, गोल। अब कुछ दोस्त हमारे, कुछ भाई सोच रहे होंगे कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है। दोस्तों, ये हम सिर्फ और सिर्फ आपको शब्दों का अर्थ समझा रहे हैं, कुछ भी हम आपको रटा नहीं रहे, कुछ भी सिखा नहीं रहे। सिर्फ शब्दों का अर्थ क्या है, आपको समझना कैसे है, उसे बता रहे हैं। तो जैसे कि हमने बात की पृथ्वी की, पृथ्वी गोल। पृथ्वी, अगर बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर जो भी ऊष्मा आती है, यानी जो भी ऊर्जा है, जो भी प्रकाश है, वो हमें किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। और सूर्य किसका हिस्सा है? हमारे सौर मंडल का। और सौर मंडल किसका हिस्सा है? हमारे ब्रह्मांड का। यानी कहने का मतलब है, आज हम जिसके विषय में बात करने जा रहे हैं वो है हमारा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति के अनेकों सिद्धांत हैं। बात करें सबसे पहले सतत विकास का सिद्धांत, या कह सकते हैं सततता का सिद्धांत। सततता का सिद्धांत किसने दिया है? हरमन बॉडी ने। किसने दिया है दोस्तों? हरमन बॉडी ने। दूसरा इसी से रिलेटेड है दोलन का सिद्धांत। किसने दिया है? एलन सैंडर्स के द्वारा दिया गया है। एलन सैंडर्स के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? एलन सैंडर्स के द्वारा। तीसरा और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा तीसरा है महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत को ये नाम दिया गया है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी या बिग बैंग सिद्धांत भी कह सकते हैं। यह है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो सबसे पहला है सततता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत ऐसा माना गया है
कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति नहीं हुई है। ब्रह्मांड की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है, ब्रह्मांड की ना तो उत्पत्ति की जा सकती है, ना इसे मिटाया जा सकता है। यानी ब्रह्मांड कैसे है? सतत है, यानी हमेशा से है, शाश्वत है। ये सिद्धांत किसने दिया था? हरमन बॉडी ने। दूसरा है दोलन का सिद्धांत, कि जो ब्रह्मांड है, अब दोलन किसे कहते हैं? एक जगह से दूसरी जगह, समझ सकते हो। तो दोलन का सिद्धांत दिया गया था एलन संदेश के द्वारा। तीसरा हमारा महाविस्फोटक सिद्धांत, ये सिद्धांत ही प्रमाणित माना गया है, ये सिद्धांत प्रमाणित माना गया है और इसी से ब्रह्मांड की उत्पत्ति मानी जाती है। महाविस्फोटक सिद्धांत के अंतर्गत बिग बैंग थ्योरी किसने दी? जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दी गई। जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा दी गई। जॉर्ज लेमेंटर जो थे वो बेल्जियम के निवासी थे, बेल्जियम के पादरी थे। तो महाविस्फोटक सिद्धांत, सबसे पहले हम शब्दों से ही सीखेंगे। महाविस्फोटक यानी विस्फोट क्या कहते हैं? धमाका, बड़ा धमाका। वैसे ही आगे देखो, बिग मीन्स बड़ा, बैंग मीन्स क्या होता है? वही धमाका, यानी बिग बैंग सिद्धांत कह सकते हैं या अपना महाविस्फोटक सिद्धांत कह सकते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत क्या था? प्रारंभ में जो हमारा ब्रह्मांड था उसमें ना तारे थे, ना ग्रह था, ना उपग्रह थे। एक बड़ा सा पिंड हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक बड़ा सा पिंड। उस पिंड में लगातार गति हुई और गति होने के बाद क्या हुआ? उसी पिंड में एक विस्फोट हो गया। दोस्तों, एक पिंड हुआ करता था और उस पिंड में क्या हो गया? विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद जो भी उसमें पदार्थ थे, अब ये जो पिंड रहा था होगा, पिंड पदार्थों का बना होगा। इस पिंड में जो भी पदार्थ थे वो छिटक के दूर दूर जा गिरे और इन्हीं पदार्थों से, ये जो पदार्थ थे, इन्हीं से किसका निर्माण हुआ? इन्हीं से निर्माण हुआ मंदाकिनियों का, इन्हीं से निर्माण हुआ मंदाकिनी का। किसका निर्माण हुआ? मंदाकिनी। हाँ, वही मंदाकिनी जिसे हम कह सकते हैं गैलेक्सियों का निर्माण हुआ। क्लियर? यानी जो पदार्थ छिटक के दूर दूर गिरे उनसे बनी क्या? गैलेक्सियां बनी। क्या बनी? हमारी मंदाकिनियां बनी। और इसके साथ साथ 3 चीजों का जन्म हुआ। क्या जन्म? किसका जन्म हुआ? 3 चीजों का जन्म हुआ। ये 3 चीजें क्या थी? सबसे पहली जो चीज थी वो थी हमारी पदार्थ। इससे पदार्थ ने जन्म लिया। दूसरा जो इससे स्थान बने, मंदाकिनी एक दूसरे से अलग हो गई। अभी तो एक थी, यानी स्थान एक था। अब क्या हुआ? छिटक के दूर दूर जा गिरी, यानी क्या हुआ? स्थान बन गए। एक स्थान से दूसरा स्थान, एक स्थान से दूसरा स्थान, एक स्थान से दूसरा स्थान। तीसरा क्या था? तीसरा था हमारा समय, यानी 3 का जन्म हुआ, पदार्थ का, स्थान का और समय का। क्लियर? यानी मंदाकिनियों का जन्म हुआ। एक पदार्थ था, विस्फोट होने के बाद अलग अलग जा गिरा, एक दूसरे से दूर हो गया, जिससे 3 मंदाकिनियों का जन्म हुआ और पदार्थ, स्थान तथा समय, 3 चीजों का जन्म हुआ। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, लिखने से ज्यादा सुनने में कॉन्सेंट्रेट किया करो कि आखिर कहा क्या जा रहा है, क्योंकि हर एक पॉइंट को या हर एक बात को लिखाया नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मंदाकिनी की। मंदाकिनी की इसी को क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। गैलेक्सी किसे कहते हैं? यानी अगर हम बात करें मंदाकिनी किसे कहते हैं, तो मंदाकिनी तारों का समूह, तारों का समूह या कह सकते हैं तारे। केंद्र के चारों
लगाने वाले तारों का समूह। केंद्र के चारों ओर, जैसे ये केंद्र है, जैसे ये हमारी गैलेक्सी है, ध्यान से देखना है। तो ये केंद्र है, ये जैसे हमारा केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है बीच का। अब कोई तारा यहाँ रहा होगा, कोई यहाँ रहा होगा, कोई यहाँ रहा होगा, कोई कहीं भी रह सकता है। यानी ये सब क्या है? तारों का समूह है। तो केंद्र के चारों ओर, केंद्र ये है चारों ओर, चाहे यहां से चक्कर लगाए और चाहे यहां से चक्कर लगाए। क्लियर? केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, और इसमें क्या है? तारे हैं। कितने तारे हैं? तो हम कह सकते हैं 100 अरब तारों का समूह। यानी अगर हम बात करें एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं, तो लगभग एक मंदाकिनी में 100 अरब तारों का समूह है। एक मंदाकिनी में कितने तारे हैं? तो लगभग एक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या एक ही मंदाकिनी है? नहीं। हमारे जो हम बात करें पूरे ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। कितनी मंदाकिनी है? लगभग 100 अरब मंदाकिनियां हमारे ब्रह्मांड में हैं। लगभग। क्लियर? तो मंदाकिनी क्या है? जिसके चारों ओर तारों का समूह चक्कर लगाता है, वो क्या कहलाती हैं? मंदाकिनियां कहलाती हैं। कितनी मंदाकिनियां हैं ब्रह्मांड में? तो लगभग 100 अरब मंदाकिनी है। प्रत्येक मंदाकिनी में लगभग 100 अरब तारे हैं। जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी का जो केंद्र होता है, मंदाकिनी का जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है? केंद्र को कहा जाता है बल्ज। यानी अगर हम बात करें कोई भी मंदाकिनी के भाग, मंदाकिनी के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है केंद्र, और केंद्र को क्या कहा जाता है? बल्ज। क्या कहा जाता है? बल्ज। और दूसरा होता है घूर्णनशील भुजाएं। घूर्णनशील मतलब घूमने वाली, भुजाएं मतलब भुजाएं, यानी दूसरी क्या होती हैं? घूर्णनशील भुजाएं। सॉरी दोस्तों, घूर्णनशील भुजाएं। घूर्णनशील भुजाएं। अब ये जो हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी में आवश्यक नहीं है कि केंद्र में ही सूर्य हो, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो ये थी हमारी मंदाकिनी। अब आगे पॉइंट ये होता है कि आखिर मंदाकिनियां इतनी हैं, तो हमारी मंदाकिनी कौन सी है और हमारी मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता है? तो आगे बात करते हैं। आकाशगंगा, दुग्ध मेखला, या मिल्की वे। क्लियर? यानी सबसे पहले हम बात करते हैं आकाशगंगा, दुग्ध मेखला या मिल्की वे की। तो हमारी गैलेक्सी का नाम, जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा। उसी को कहा जाता है दुग्ध मेखला और उसी को नाम दिया गया है मिल्की वे का। क्लियर? यानी जो हमारी गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा या दुग्ध मेखला या मिल्की वे।
दूसरा पॉइंट है हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा है। हमारी गैलेक्सी का आकार यानी जो हमारी गैलेक्सी है उसका आकार कुछ यूं माना जाता है, यानी हल्का सर्पिलाकार। कैसा माना जाता है? सर्पिलाकार माना जाता है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका आकार सर्पिलाकार है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एंड्रोमेडा या देवयानी। नाम है देवयानी। देवयानी किसी लड़की का नाम नहीं है। एंड्रोमेडा या देवयानी, ध्यान से देखना, जैसे दो आकाशगंगाएं हैं, क्या हम कह सकते हैं? दो गैलेक्सियां हैं, एक ये गैलेक्सी है और एक ये गैलेक्सी है। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा। क्या नाम है? आकाशगंगा। आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा यानी हमारी गैलेक्सी के जो सबसे पास में गैलेक्सी है, यानी हमारी गैलेक्सी के जो सबसे निकट में गैलेक्सी है, उसका नाम है एंड्रोमेडा या देवयानी। हमारी गैलेक्सी क्या कह सकते हैं? आकाशगंगा के सबसे समीपवर्ती गैलेक्सी, यानी जो सबसे पास में गैलेक्सी है उसका नाम है एंड्रोमेडा या देवयानी। अब बात करते हैं ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी। ड्वार्फ मंदाकिनी किसे कहते हैं? यानी जो ड्वार्फ मंदाकिनी है सबसे नवीनतम यानी सबसे नई जो खोजी गई है उसका नाम है ड्वार्फ मंदाकिनी। सबसे नवीनतम मंदाकिनी। क्लियर? सबसे नवीनतम मंदाकिनी। हम किस मंदाकिनी के निवासी हैं? आकाशगंगा के। हम किस मंदाकिनी के निवासी हैं? आकाशगंगा के। अब हम बात करते हैं ऑरियन नेबुला। ऑरियन नेबुला किसकी बात करते हैं? ऑरियन नेबुला। सबसे चमकीले तारों का समूह। सबसे चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? ऑरियन नेबुला। सबसे चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? ऑरियन नेबुला। क्लियर? तो ये समझ में आ गया होगा सबसे चमकीले तारों का समूह क्या कहलाता है? ऑरियन नेबुला। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है सूर्य से अधिक प्रकाशमान तारा कौन सा है, जिसमें प्रकाश सूर्य से भी अधिक है लेकिन उसका प्रकाश हम तक क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि वह हमसे अधिक दूर है। वह हमसे अधिक दूर है। तो सूर्य से भी अधिक चमकीला तारा कौन सा है? तो वो उसका आंसर
दूसरा हो जाता है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूर्य से सबसे अधिक नजदीक का तारा कौन है, तो हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी कौन सा है? सूर्य से सबसे निकट का तारा। सूर्य से सबसे निकट का तारा, सूर्य से सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट है साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार। अभी हमने आपको बताया साइरस क्या है? सबसे चमकीला तारा, रात में दिखने वाला, ये रात में भी दिखाई देता है, रात में दिखने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। तो हम कह सकते हैं सूर्य से भी चमकीला तारा, यानी सूर्य से भी चमकीला तारा कौन सा है? साइरस या डॉग स्टार। लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है, पृथ्वीवासियों को दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है? कि यह हमसे लगभग 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देता है। सूर्य से भी चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। अगर हम बात करें इसका द्रव्यमान, सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान, यानी अगर हम बात करें तो ये सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान सूर्य से 2 गुना है। किसका? साइरस या डॉग स्टार का। यानी साइरस जो तारा है वो सूर्य से अधिक चमकीला है। सूर्य के पास में कौन सा है? तो हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर? ये समझ में आ गया। अभी क्वेश्चन और बन जाता है, जैसे कभी आपने देखा होगा कि शाम के समय जिधर सूर्य अस्त होता है, यानी अगर हम बात करें पश्चिम दिशा में, रात में देखना, या जब सुबह होती है तो पूर्व दिशा में एक बल्ब जैसा जलता दिखाई देता है, यानी तारा नहीं होता है। हमें ऐसा लगता है कि कोई तारा है जो बहुत तेज जलता है, यानी जिसकी रोशनी फीकी नहीं होती है। हम कहते हैं ये तारा बहुत तेज चमकता है। एक बात आपसे कहना चाहेंगे, वो तारा नहीं होता है, वो तारा नहीं होता है। कौन सा? रात के समय पश्चिम दिशा में और सुबह के समय पूर्व की दिशा में। वो हमें जो दिखाई देता है चमकता हुआ बल्ब की तरह जो दिखाई देता है, वह तारा नहीं है। हमें अपनी आंखों से शुक्र ग्रह दिखाई देता है, इसीलिए उसकी रोशनी, जैसे जो तारे होते हैं, तारे में टिमटिमाते हुए कभी उनकी रोशनी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, कभी धीमी हो जाती है। लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं, जो पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा में जो जलता हुआ दिखाई देता है, उसकी रोशनी एक जैसी रहती है, कम या ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि दोस्तों वो कोई तारा नहीं होता है, वो हमारा ग्रह है। और आपने पढ़ा होगा कि ग्रह कैसे होते हैं? ग्रह हमेशा दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, इनका अपना प्रकाश नहीं होता है। तो आगे हम बात कर रहे हैं उसी तारे की, यानी तारा। तारा किसे कहते हैं? तारे किसे कहते हैं? यानी तारे ऐसे आकाशीय पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड या ऐसे पिंड जिनके पास, ऐसे पिंड जिनके पास, ध्यान से देखना, ऐसे पिंड जिनके पास ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है। ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास ऊष्मा प्रकाश होता है क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। क्लियर? यानी ऐसे आकाशीय पिंड जिनके पास ऊष्मा भी है, प्रकाश भी है, क्या कहलाते हैं? तारे कहलाते हैं। अब एक पॉइंट और इसमें हो गया कि तारों के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश आती कहां से है?
तो कहां से आती है? नाभिकीय संलयन से। कहां से आती है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन से इनके पास ऊष्मा भी इन्हें प्राप्त होती है और प्रकाश भी होता है। नाभिकीय संलयन क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन क्या है? तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का, यानी जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना, हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना ही नाभिकीय संलयन कहलाता है। यानी जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है उसमें चार हाइड्रोजन के और किसमें बदल जाते हैं? हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी हीलियम में परिवर्तित हो जाते हैं और क्या करते हैं? अपार ऊष्मा निकालते हैं, अपार ऊष्मा निकालते हैं। क्लियर? तो ये है नाभिकीय संलयन। यानी आपने ये देखा, सीखा कि जो हमें ऊष्मा, तारों में जो ऊष्मा और प्रकाश होता है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है। नाभिकीय संलयन क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में कन्वर्ट होना, यानी बदलना। क्लियर? अब एक छोटा सा पॉइंट और होता है कि तारों की उम्र निश्चित होती है। बिल्कुल सही, तारों की एक निश्चित उम्र होती है जब तारों में हाइड्रोजन कम हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। कारण क्या है? हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता जाएगा और एक अवस्था ऐसी आएगी जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन किस में बदल चुका होगा? हीलियम में। तो इसके बाद क्या होता है? तारे समाप्त हो जाते हैं, तारे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा तारों का रंग। यानी जो तारों का रंग होता है, तारे कितने प्रकार के होते हैं, कितने रंग के होते हैं? तारों के रंग। अब पहला पॉइंट, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पीसीएस में कि जो तारों का रंग है वो किसे प्रदर्शित करता है? तो तारों का रंग हमेशा टेम्परेचर को, यानी ताप को प्रदर्शित करता है। कि किसको प्रदर्शित करता है? ताप को। तारों के रंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला, जब तारा बनता है तो उसमें कैसा रंग होता है? तो उसका रंग होता है नीला। क्लियर? जब उसमें अपार मात्रा में हाइड्रोजन होती है तो उसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। जैसे ही हाइड्रोजन के कण मिलकर उसे हीलियम में बदलते जाएंगे, हाइड्रोजन धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे तारे का रंग भी बदलता चला जाएगा। यानी नीले से उसका रंग कैसा हो जाएगा? सफेद हो जाएगा। नीले से रंग सफेद हो जाएगा। और जब इसमें हाइड्रोजन की मात्रा और कम हो जाएगी तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? तो इसका रंग पीला हो जाएगा। रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ध्यान से सुनना, सबसे पहले नीला होगा प्रारंभिक अवस्था। तारे की प्रारंभिक अवस्था का रंग कैसा होता है? नीला होता है। इस अवस्था में तारा बहुत ही ज्यादा ऊष्मा भी निकालेगा और बहुत ही ज्यादा प्रकाश भी उत्सर्जित करेगा। तो इसका रंग कैसा होगा? नीला होगा। जब इसका रंग सफेद हो जाएगा तो इसमें हाइड्रोजन कम हो जाएगी, और अधिक हाइड्रोजन कम होगी, रंग पीला हो जाएगा, और कम होगी तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल। क्लियर? जब और अधिक होगा तो क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्लियर? यानी अगर जब तारा अंतिम अवस्था में आता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कभी आपने आग देखी होगी, आग जब आग जलाई जाती है तो प्रारंभिक में उसका रंग जो होता है वो नीला होता है। चलो दूसरे एग्जांपल हम आपको बताते हैं। आपने कभी गैस देखी है? गैस में आप खाना बनाते हैं, जल्दी पक जाता है। कारण क्या है? जो नीला रंग होता है वो अधिक ऊष्मा निकालता है। जब अंतिम अवस्था आती है यानी लाल रंग, आपने देखा हो कभी कभी गैस जब खत्म होने को होती है तो उसका रंग दोस्तों कैसा होता जाता है? धीरे धीरे लाल होता जाता है। तो अगर हम बात करें इसकी अंतिम, जब तारे अपने अंतिम अवस्था पे होते हैं तो लाल हो जाते हैं। क्लियर? कैसे हो जाते हैं? लाल हो जाते हैं। अब एक नया नाम आपको मिलेगा, सुपरनोवा। सुपरनोवा या अभिनव तारा या विस्फोटी तारा।
क्लियर। जब तारा, यानी जब कोई तारा है, जैसे हम मान लेते हैं ये तारा है, जब ये तारा अपनी अंतिम अवस्था पे था, ये इसकी अंतिम अवस्था थी, रंग इसका कैसा था, लाल था, तो इसकी ऊपर की जो सतह आपको दिखाई दे रही है, ये अचानक क्या होता है, ये फैलने लगती है। कैसे होने लगती है, फैलने लगती है, और कुछ समय के बाद इसमें विस्फोट हो जाता है, कुछ समय बाद इसमें विस्फोट हो जाता है, और यही तारा क्या कहलाता है, सुपरनोवा, अभिनव तारा या विस्फोटी तारा। क्लियर। यानी अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था में तारे की सतह क्या होने लगती है, फैलने लगती है। क्या होने लगती है, फैलने लगती है। फिर जब अवस्था अंतिम अवस्था होगी तो उसकी सतह फैलने लगती है। तथा इसके साथ ही साथ एक दूसरा पॉइंट भी याद रखना है, तथा 1.44 गुने द्रव्य तथा सूर्य से इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान 1.44 गुने से कम होने पर क्या कहलाता है, जब कम हो जाएगा तो क्या कहलाएगा, सुपरनोवा कहलाता है। सॉरी दोस्तों, सुपरनोवा क्या है, अंतिम अवस्था में जब तारे की जो सतह होती है वो फैलने लगती है और तारे में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है। क्लियर दोस्तों, क्या होता है, तारे में विस्फोट हो जाता है, तारे में विस्फोट हो जाता है। यही तारा क्या कहलाता है, इसी तारे को कहते हैं अभिनव तारा। क्लियर। अभिनव तारे से ही जिसका निर्माण होता है वो है हमारा ड्वार्फ स्टार। ड्वार्फ स्टार भी कहते हैं, और इसे एक अन्य नाम भी दिया गया, व्हाइट ड्वार्फ। यानी जब तारा अपनी अंतिम अवस्था में होगा, इसकी सतह फैलने लगेगी तथा इसमें विस्फोट होगा। अब द्रव्यमान, अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम होने पर क्या कहा जाएगा, ड्वार्फ स्टार बनेगा। अगर उस तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम है तो हमारा ड्वार्फ स्टार होगा। अगर अधिक है, कम होने पर ड्वार्फ स्टार है, और अधिक होने से उसे क्या कहा जाता है, पल्सर। जब तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुने 1.44 गुने से अधिक होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्सर कहते हैं। क्लियर। तो दोस्तों, हमने आज बात की ब्रह्मांड के बारे में कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बात करेंगे ब्रह्मांड संबंधी नियम, जिसमें बात करेंगे सौर मंडल की। सौर मंडल के साथ साथ बात करेंगे 8 ग्रह
और तारे, मुख्यतः सूर्य की। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है दोस्तों।